सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौतम आनंद यूपीएससी वाला के प्रतिष्ठित मंच से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सत्र है वह समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के उत्तर लेखन कार्यक्रम पर आधारित होगा। यानी कि समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लिखने का तरीका हमारा क्या हो, आखिर हम उसमें क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएं। इस सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ बातें मित्रों जानना जरूरी है। देखो, यह जो पूरी की पूरी परीक्षा है यह ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह प्रस्तुतिकरण की परीक्षा है। यह परीक्षा आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी समझ की परीक्षा है। तो किसी भी अवधारणा को, किसी भी सिद्धांत को या किसी भी टॉपिक को आप जो पढ़ते हैं वो ज्ञान के रूप में संग्रहित होता है, संचयित होता है। परंतु जब भी उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपने बेहतर रूप में उसे प्रस्तुत नहीं कर किया तो आप कितना भी ज्ञान रखें वह ज्ञान किसी भी काम का नहीं। यानी ज्ञान से अधिक प्रस्तुतिकरण पर आपको बल इस एग्जाम में देना होगा। अपने 12 वर्षों के समाजशास्त्र अध्यापन के क्रम में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास ज्ञान काफी समृद्ध है, जिनको नॉलेज बहुत है, परंतु न लिख पाने की उनकी आदत के कारण, यानी आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी प्रयास न करने के कारण, ज्ञान होने के बावजूद वह उत्तर को बेहतर रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। और कई ऐसे भी बच्चे मैंने देखा है जिनके पास सोशियोलॉजी का बहुत अधिक डेप्थ में ज्ञान नहीं होता, लेकिन चूंकि उन्होंने लगातार आंसर लिखा है तो वो किसी भी उत्तर को सहज भाषा में लिख पाते हैं। तो यह सिंपली डिपेंड करता है कि आपने आंसर राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव किया है। हर विषय की अपनी कुछ शब्दावलियां होती है, कुछ अवधारणाएं होती है। जब भी आप भूगोल पढ़ते हैं तो अक्षांश, देशांतर, ये सब आप पढ़ते हैं। जब भी आप राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो वहां संविधान, विधि का शासन, ये सब न्यायिक प्रक्रिया, ये सब आप पढ़ते हैं। उसी प्रकार जब समाजशास्त्र आप पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र की भी अपनी शब्दावली है, अपनी अवधारणाएं हैं। अगर आप उत्तर लिखने के क्रम में एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव में आंसर लिखें और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ना लिखें, यानी समाजशास्त्र की अवधारणाओं, समाज को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं के संदर्भ में यदि आपने अपना उत्तर नहीं लिखा तो आप अधिक नंबर नहीं ला पाएंगे। तो आज हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा मैं कि विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर की रूपरेखा, खाका खींचकर आपको समझाने की कोशिश करूं कि आखिर प्रश्न की क्या मांग होती है और हम प्रश्न की मांग के साथ कैसे न्याय कर सकते हैं। अपने बारे में संक्षेप में परिचय, गौतम आनंद मेरा नाम है और विगत 12 वर्षों से मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता रहा हूं। चलते हैं, एक बार देखते हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि आज की इस सत्र में टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है। मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन, यानी विगत वर्षों के 2-3 प्रश्नों को उठाएंगे और उसको लिखने के बारे में जानेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या लिखना है। पहले इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी समाजशास्त्र के विषय में प्रश्नों का क्या प्रारूप रहता है उसको जानना आपके लिए जरूरी है कि प्रश्न आखिर किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं और प्रश्न दोनों ही सेगमेंट में कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो समाजशास्त्र यह 2 पेपर में बटा हुआ है सिलेबस में। जो इसका प्रश्न पत्र 1 है, यानी पेपर 1 जो है, और प्रश्न पत्र 2, दोनों में प्रश्न का पूछने का जो फॉर्मेट है वह एक ही है। यानी कुल मिलाकर आपको 1 से लेकर 8 तक 8 प्रश्न होते हैं और उन 8 प्रश्नों में आपको 5 प्रश्न लिखने हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि यह पेपर 1 के लिए 250 मार्क्स एलोकेट किया गया है, यानी 250 अंक। इसी तरह सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए भी 250 अंक है। अगर 5 प्रश्न लिखने हैं तो जाहिर सी बात है कि एक प्रश्न का अंक टोटल कितना होगा, 50 मार्क्स का। यानी 50-50 मार्क्स के कुल 5 प्रश्न लिखने। इसमें थोड़ा सा एक यूपीएससी ने कुछ प्रश्न का एक फॉर्मेट बना रखा है कि जैसे प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर
5 दोनों ही सेगमेंट में मैंडेटरी हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको हर हाल में लिखने ही लिखने हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 5 जो है A B C D E 5 आपको लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक के लिए 10 मार्क्स रहता है। 10 मार्क्स और शब्द में 150 शब्द में आपको लिखना है, यानी प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 ये कॉमन है दोनों ही पेपर में, यानी प्रश्न पत्र 1 में भी और प्रश्न पत्र 2 में भी। यहां 5वें प्रश्न में भी A B C D E 5 प्रश्न होते हैं लघुत्तरीय, जिनके लिए 10 मार्क्स ईच होता है और शब्द सीमा 150 शब्द में आपको लिखनी होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। पेपर 1 भी 2 सेक्शन में बटा है, सेक्शन A और सेक्शन B। इसी तरह प्रश्न पत्र 2 भी 2 सेक्शन में बटा है, यानी अगर हम बात करें तो इसमें भी सेक्शन A और सेक्शन B है। यहां भी अगर हम बात करें पेपर 1 भी, तो यह भी 2 सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B। ईच सेक्शन में 4-4 प्रश्न हैं, यानी कुल 8 प्रश्न है और आपको लिखना कितना है? 5 प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 और 5 कंपलसरी है, आपको लिखने ही लिखने हैं। यानी पहले सेक्शन में 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 5 6 7 8 4 क्वेश्चन है। इसमें पहला और 5वां प्रश्न मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको लिखना ही लिखना है। यही फॉर्मेट सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में पेपर 2 का भी है, जहां कुल प्रश्न अगर आप देखें तो 8 होते हैं और आपको उत्तर देना है कितने प्रश्नों का? 5 का। 5 में से यहां भी 1 और 5th, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5th कंपलसरी है, लिखना है। अब चलते हैं कुछ और बात करते हैं, जैसे प्रत्येक सेक्शन से आपको एक तो मैंडेटरी है, लिखना ही है, उसके अलावा एक और कम से कम लिखना है। यानी ऐसा ना हो कि प्रश्न पत्र सेक्शन ए से आपने 1 तो मैंडेटरी था इसलिए लिखा, इसके अलावा आपने कोई उत्तर नहीं लिखा और सेक्शन बी से ही आपने अन्य जो है 4 उत्तर लिख दिए, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको एक और प्रश्न किसी भी सेक्शन से लिखना है। यानी आप चाहें तो सेक्शन ए से 2 प्रश्न लिखें और सेक्शन बी से 3 लिख डालें, या सेक्शन ए से 3 लिखें और सेक्शन बी से 2 लिख डालें। इस तरह से आपको चुनना है। तो 1 और 5th कंपलसरी और 10-10 मार्क्स के, यानी कुल 50 अंक के, यहां भी 50 अंक के। ध्यान यह रखनी है कि यह जो प्रश्न होता है यह समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में लिखना है। एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव होता है, एक समाज और समाज की संरचना के संदर्भ में समाज को प्रभावित करने वाले जो भी घटक हैं उसके संदर्भ में आपको लिखना है। तो किसी भी विषय का समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 या 5 या 6 7 8 कैसे बटा रहता है, इसको भी समझते हैं कि इसमें प्रश्न का प्रारूप क्या होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 3 इसमें प्रश्न होते हैं, ए बी और सी। ए के लिए 20 मार्क्स, वहीं बी के लिए भी 20 मार्क्स और सी के लिए 10 मार्क्स। जाहिर सी बात है कि 10 मार्क्स के लिए आपने देखा क्वेश्चन 1 और 5 में कितना अंक था, कितना शब्द था? 150 शब्द। तो यहां पर आप 150 शब्द लिखें। 20 मार्क्स के लिए आप 250 से 300 शब्द तक लिख सकते हैं। यानी जो भी 20 मार्क्स के प्रश्न हैं उसमें आप कोशिश करें 250 से 300 शब्द के बीच में उत्तर लिखें। यही पैटर्न प्रश्न संख्या 2 में जैसे 3 खंड है उसी तरह 3 में भी है, 4 में भी। ये सभी ए बी सी, 4 में भी ए बी और सी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 5 को छोड़कर रिमेनिंग 6 प्रश्न में ए बी सी फॉर्मेट से होते हैं और कोई भी एक प्रश्न पूरा लिखने का मतलब है 2 उठाया तो 2 के ए बी सी तीनों आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं कि 2 का ए बी लिख लिया और 3 से आप सी लिख डाला, नहीं। तो चलते हैं कुछ प्रश्न को उठाकर देखते हैं कि आखिर प्रश्न कैसा आता है और उसको लिखा कैसे जाए। यह
तो देखो बच्चों, मैं आपके लिए 2022 मुख्य परीक्षा जो अंतिम संपन्न हुई है उसमें सोशियोलॉजी से एक प्रश्न पूछा गया, जाति व्यवस्था की बदलती प्रकृति को उपयुक्त दृष्टांतों मतलब उदाहरणों सहित विस्तार से बताइए। अब जैसे ही प्रश्न पढ़ें आप, प्रश्न की क्या मांग है उसको अंडरलाइन कर लें, कीवर्ड्स को। तो जाति व्यवस्था किसको बताना है, तो इसके चेंजिंग नेचर को, किसके माध्यम से, तो उदाहरणों के माध्यम से। कैसे, संक्षिप्त या विस्तार में बताना है। यानी इस प्रश्न की मांग क्या है कि कास्ट सिस्टम के नेचर में क्या परिवर्तन आए, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हाईलाइट वाले शब्द हैं, अवधारणा, कास्ट सिस्टम और चेंजिंग एस्पेक्ट, कुछ इलस्ट्रेशन उदाहरण। इंग्लिश में भी, इलैबोरेट ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट सिस्टम विथ सूटेबल इलस्ट्रेशन। अब देखो बच्चों, ये 20 मार्क्स का प्रश्न है 2022 सिविल सर्विसेज एग्जाम का, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का, है ना, सोशियोलॉजी मेन एग्जाम का 20 मार्क्स है। तो जाहिर सी बात है, अभी जस्ट आपको समझाया कि कितने शब्द लिखने हैं, तो 250 से 300 शब्द आप लिखें, यानी 300 शब्द लिखने की आपको छूट है। चलते हैं, इसका एक रफ फॉर्मेट बनाते हैं, क्या इसमें पूछा गया है उससे संबंधित। तो पहले इस प्रश्न की मुख्य मांग क्या है कि हमें पहले जाति व्यवस्था के आशय को बताना होगा कि आखिर जाति व्यवस्था का अर्थ क्या है या आशय क्या है, और इसका संक्षिप्त महत्व बताना होगा समाज के संदर्भ में, है ना। अब कहता है कि बदलती प्रकृति, इसका मतलब कुछ फीचर होंगे तभी तो उसमें चेंज आया है। तो कास्ट के कुछ परंपरागत फीचर होंगे। तो संक्षेप में जाति की प्रकृति, नेचर या विशेषताओं को संक्षेप में आप पहले बताएं। इसमें कौन सी विशेषताएं, तो जो परंपरागत रही है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कास्ट सिस्टम में परिवर्तन मतलब पहले कुछ था अब कुछ और है, तो पहले क्या था यह जब तक आप नहीं बताएंगे आप परिवर्तन को कैसे स्पष्ट कर पाएंगे। तो कास्ट सिस्टम का पहले अर्थ बताना है, ठीक है। फिर उसकी प्रकृति क्या रही है परंपरागत रूप में, वह बताना है। फिर इसमें क्या चेंजेस आया है, तो आप बताएंगे जाति व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन क्या क्या आए हैं, अभी इसको हाईलाइट करना है। और परिवर्तन क्या क्या है उसको कई बिंदुवार आप रखेंगे, है ना। यानी कास्ट सिस्टम की प्रकृति में क्या चेंज आए उसको आप रखेंगे, और फिर कुछ उदाहरण आप देंगे, हर क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखा है उसको उदाहरण। और अंतिम पार्ट होगा ओवरऑल जो आपने लिखा है उसका संक्षिप्त में आप उसको विश्लेषण उसका करेंगे, यानी एक तरह से आप उसको निष्कर्ष के रूप में देखेंगे। परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन लाने वाली कुछ कारक हैं, प्रक्रियाएं, उसकी भी संक्षिप्त चर्चा करते हुए उत्तर को विराम देंगे। ये एक आइडियल मॉडल आंसर होगा। अब देखो एक एक करके हम पहले तो कास्ट सिस्टम का अर्थ में क्या बताओगे बच्चों कि जाति व्यवस्था पहले है क्या, तो आप बताएंगे कि सामाजिक स्तरीकरण की एक स्वरूप के रूप में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक युग से ही विद्यमान रही है। यानी यह सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण मतलब समाज के सदस्यों को ऊंच नीच के क्रम में स्थापित करना, तो यह सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था रही है जो भारतीय समाज में प्राचीन काल से खास करके उत्तर वैदिक युग से प्रारंभ हुई, जिसमें जाति के आधार पर समाज को कई सोपान क्रम में कई समूहों में बांट दिया गया। और थोड़ा आप चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं कि जाति के आधार पर ऊंच नीच के क्रम में पवित्रता और अपवित्रता, जो जातियां जितने ऊंचे पायदान पर थी वह उतनी पवित्र थी, और जो जातियां जितने निम्न पायदान पर थी वह उतनी ही अपवित्र थी। यानी प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के आधार पर जातियों को संस्तरण में स्ट्रैटिफाई कर दिया गया और जाति इसकी इकाई रही।
जो जातियां ऊंची थी उनको कई विशेष अधिकार दिए गए, उनको कई अधिकारों से विभूषित किया गया, जबकि निम्न स्थान पर जो जातियां थी उन्हें मानवाधिकारों से भी वंचना हुई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार तो मिले ही नहीं, एक मानव के होने के नाते जो भी मानवाधिकार थे उन्हें उनसे भी वंचित होना पड़ा। और यह भारतीय समाज की विशेषताएं। परिचय आपने बता दिया, यानी कास्ट का आपने इंट्रोडक्शन इसमें दे दिया संक्षेप में, ठीक है। फिर हम आएंगे कि पहला इसका फीचर क्या था। तो पहले कुछ परंपरागत विशेषता आप बताएंगे कि इसकी परंपरागत विशेषताएं निम्न है, तभी तो आप बता पाएंगे कि प्रकृति में अब क्या चेंज आया है। तो पहला क्या है कि हर जाति जो है, जाति में पद सोपान क्रम पाया जाता है, संस्तरण हायरार्की जिसको कहते हैं। हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था, सामाजिक जीवन के नियम होते थे, कौन जाति किसके साथ खान पान संबंध रखेगी, किसके साथ उठना बैठना होगा। तो सामाजिक जीवन के कुछ निर्धारित नियम। इसके बाद हर जाति का अगर आप देखें तो अंतः विवाही, एक जाति का विवाह अपनी ही जाति में, तो आप कह सकते हैं कि जाति एक अंतः, नॉट अंतर, अंतः विवाही समूह रहा है। आप कह सकते हैं कि इसकी सदस्यता कैसे मिलती है, तो जन्मजात, जन्म के आधार पर, जिस जाति में आपका जन्म हुआ जीवन पर्यंत आप उसी जाति के होंगे। आप कह सकते हैं धार्मिक निर्योग्यताएं भी होती है, कौन जाति मंदिर में प्रवेश करेंगी अथवा नहीं। तो आप कह सकते हैं एक मात्रा में कि इसमें धार्मिक निर्योग्यताएं होती थी। अब देखो ये क्या है, कास्ट सिस्टम के परंपरागत विशेषताएं हैं, तो इसकी संक्षिप्त आपने चर्चा कर दी। ये नहीं बताओगे तो बता ही नहीं पाओगे कि क्या परिवर्तन है। अब चलेंगे प्रश्न की मुख्य मांग पर, यानी इन दोनों में आपको 50 शब्द मात्र खर्च करने हैं और 100 शब्द अभी आपको बचाना है। 100 क्या ज्यादा आप कह सकते, चूंकि ये 20 मार्क्स का प्रश्न है, यानी 300 शब्द लिखा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में 50 और 50 इसमें आपने खर्च किया, यानी 100 शब्द आपने इन दोनों में खर्च किए। अब जो प्रश्न की मुख्य मांग है उस पर आएंगे और हम कहेंगे कि कास्ट सिस्टम में क्या परिवर्तन आया है। तो आप बताएंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन की प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। अब देखिए बच्चों, प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। क्या आज जाति का व्यवसाय निश्चित है क्या? कोई जाति कोई भी व्यवसाय कर सकती, ऐसा नहीं है कि व्यवसाय संबंधित जो पहले एक प्रकार से निषेध था वो अब नहीं है। एक निम्न जाति का बच्चा भी जो है वो कुछ और कर सकता है, ब्राह्मण जाति का जो बच्चा है वह भी जूते की दुकान चला सकता है, और जो निम्न जाति का बच्चा है वो भी पठन पाठन अध्यापन में। यानी अब जातिगत जो व्यवसाय संबंधित बंधन था, प्रतिबंध था, वह नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि निश्चित व्यवसाय संबंधित मान्यता या धारणा का कोई विशेष महत्व नहीं, कोई विशेष महत्व नहीं। दूसरा, आज अंतर विवाह हो रहा है, जातिगत अंतर जातीय विवाह सुना ही होगा, इंटरकास्ट मैरिज। कोई जाति ए है, उसने विवाह पहले अपनी ही जाति में करना होता था, आज अंतर जातीय, एक जाति दूसरी जाति में। तो आप कह सकते हैं अंतर जातीय विवाह का प्रचलन, इंटरकास्ट, अब देखा गया है। अब पद सोपान क्रम का कोई विशेष महत्व है क्या सांस्कारिक स्थिति का, कि ये जाति ऊंची नीची? आज सबको डिसाइड कौन करता है? आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति। यानी कल तक जाति के आधार पर समाज को ऊंच नीच में बांटा गया और सांस्कारिक परिस्थिति मिलती। आज अगर आप देखें तो सोपान क्रम का कोई वैल्यू उतना नहीं है। आज सांस्कारिक स्थिति का महत्व, यानी जाति के धार्मिक आधार क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। पद सोपान क्रम का विशेष महत्व नहीं है ना। और आप देखिए जैसे सामाजिक नियम जो थे पहले, वो भी अब क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। पहले ये जाति उसके साथ खान पान नहीं रखती थी समाज, आज हर जातियां क्या एक दूसरे से। तो आप कह सकते हैं कि जातिगत
मान्यताएं कमजोर, मान्यताएं एवं अंधविश्वास, अंधविश्वास कमजोर, है ना। और आप क्या कह सकते हैं कि जैसे कल तक जाति सामाजिक जीवन में अधिक प्रचलित थी, आज आप देखें जाति कहां बढ़ रही है, तो राजनीतिक क्षेत्र में। आज जाति के नाम पर दबाव समूह, जाति के नाम पर राजनीतिक दलों की स्थापना, जाति के नाम पर राजनीतिक संस्था दल, यानी जाति अब सामाजिक जीवन से उठकर धीरे धीरे कहां प्रगतिशील हो रही है, गतिशील हो रही है, तो वह राजनीतिक जीवन में। तो आप कह सकते हैं कि जाति सामाजिक जीवन के स्थान पर राजनीतिक जीवन में अधिक प्रासंगिक, राजनीतिक जीवन में अधिक प्रासंगिक, खास करके वोट बैंक पॉलिटिक्स ने, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत ने जातिगत संख्या बल की अधिकता के आधार पर वोटों की लामबंदी, यानी जो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये टेंडेंसी को बढ़ाया है। तो आप कह सकते हो ना कि जाति व्यवस्था की प्रकृति में अब ये सब क्या है, परिवर्तन आ गए। धार्मिक निर्योग्यताएं, और भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि धार्मिक निर्योग्यताओं का महत्व है क्या, विधि का शासन है। किसी भी निम्न जाति के व्यक्ति को आप मंदिर में प्रवेश नहीं रोक सकते, सार्वजनिक स्थान पर नहीं, एक फंडामेंटल राइट दिया गया। तो अब जातिगत मान्यताएं कमजोर हो गई है, और कल तक धर्म आधारित सामाजिक संरचना व्यवस्था थी, आज विधि के शासन के आधार पर उदार लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन, अब सब जगह आप उदाहरण दिखा सकते हैं, अंतरजातीय विवाह में उदाहरण दिखा सकते हैं। पद सोपान क्रम का विशेष महत्व नहीं, कल तक कुछ ऊंची जाति थी उनको प्रिविलेज था, आज जिनके पास पैसा है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिनकी राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति अच्छी है, उनका समाज में महत्व है। तो हर क्षेत्र से रिलेटेड कुछ आप उपयुक्त दृष्टांत दिखाएंगे, और अंत में आप इसमें कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे निष्कर्ष में कि परिवर्तन क्यों हुआ है। तो उसमें कुछ परिवर्तन के कारक और प्रक्रियाओं की बात करेंगे, जैसे आप कहेंगे नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने जाति के महत्व को कमजोर किया है। लोकतांत्रिक प्रणाली, विधि का शासन, राज्य प्रायोजित नीतियां, विकास के को लक्षित कार्यक्रमों ने जाति व्यवस्था संबंधित मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया है, और इस कारण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। और उत्तर को विराम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप कैसे प्रश्न को लिखेंगे, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो क्लियर हुआ। चलते हैं दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, जैसे भारत में विषम लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को रेखांकित करें। ऐसा प्रश्न जीएस में भी पूछा गया है। कहता है अंडरलाइन द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ध्यान रखना है कौन सा कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इंडियाज स्क्यूड सेक्स रेशियो, तो आपको पहले तो इसमें बताना है कि लिंगानुपात का आशय क्या है। लिंग अनुपात या लिंगानुपात उसको हम कहते हैं, का आशय यानी इसकी परिभाषा आपको देनी है। फिर आप इसको बताएंगे कि भारत का सेक्स रेशियो क्या है, और यहां पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपको कोट करने होंगे, है ना, तथ्यों के द्वारा। फिर प्रश्न की मुख्य मांग पर आ जाएंगे। कह रहा है विषम लिंगानुपात क्यों है। फिर आप विषम लिंगानुपात के कौन से कारण बताने हैं, ध्यान रखना है बच्चों, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बताना है। आर्थिक कारक आपको नहीं बताना है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जैसे लिंगानुपात, अब इसी प्रश्न को अगर हम लिखें तो पहले लिंगानुपात की परिभाषा बताएंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में अगर हम कहें तो 2011 की जो अंतिम जनगणना हुई, जिसके हमारे पास प्रामाणिक आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 2011 में भारत का सेक्स रेशियो 940 था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर उपलब्ध महिलाओं की संख्या 940 रही है। तो लिंगानुपात की बात करेंगे। फिर हम आगे इसका समाजशास्त्रीय
परिप्रेक्ष्य पर संक्षेप में बताएंगे। कहेंगे कि लैंगिक भेदभाव किसी भी समाज और संस्कृति की जड़ों में निहित होता है। जैसे दो आप टर्म पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लिंग और एक पढ़ते हैं जेंडर। जैसे लिंग जिसको इंग्लिश में सेक्स कहते हैं, और जेंडर, जेंडर की हिंदी भी हम लोग जेंडर ही कहते हैं। दोनों में थोड़ा अंतर आप समझ लें तो चीजें क्लियर हो जाएगी। यानी एक तरफ सेक्स है और एक तरफ जेंडर है। हालांकि जेंडर का हम ट्रांसलेशन लिंग में ही कर देते हैं, है ना, लेकिन जेंडर को जेंडर के रूप में भी लगते हैं। सेक्स का मुख्य अर्थ क्या होता है? लिंग। ये जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन है, यह मानव निर्मित नहीं है, यह प्राकृतिक है। शारीरिक संरचनाओं के आधार पर महिला, मेल और फीमेल में जो अंतर है, इसको कौन डिनोट करता है? लिंग। यानी लिंग जो है वह प्राकृतिक विभेद को व्यक्त करता है। यह जो है नैसर्गिक है, यानी यह मानव निर्मित नहीं है, है ना, कि जो बच्चे का गर्भ में जन्म होता है यह प्रकृति, ईश्वर या नैसर्गिक है। और लिंग जो है इसी को डिनोट करता है, प्राकृतिक भेदभाव को। लेकिन ये जो जेंडर है यह समाज और संस्कृति, महिला और पुरुष के मध्य, समाज और संस्कृति महिला और पुरुष के मध्य जो भेदभाव कर आरोपित करती है, उसी को हम जेंडर आधारित भेदभाव कहते हैं। जैसे ये कार्य महिला नहीं कर सकती, घर के अंदर ही महिलाओं को रहना है, घर से बाहर का कार्य जो है वो पुरुष के पाले है। जब हमने समाज का वर्गीकरण किया तो लिंग आधारित, जेंडर आधारित भेदभाव को रंग में, जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर दिया। जैसे पिंक, पर्पल महिलाओं का कलर, जैसे ब्लू, ब्लैक मैन, मर्द का कलर। बताइए, रंग का भी कोई जेंडर होता है क्या? हमने गुणों में भी अगर आप देखें तो भेदभाव कर दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, यानी लड़ने का काम, साहस, शौर्य गुण है मर्द का, मेल का, और भावुकता महिला का गुण है। अगर कोई बच्चा, अगर वह बात बात में अगर वो भावुक हो जाता है तो क्या हम कहते हैं? क्या यार लड़कियों की तरह रोता रहता है। यानी अगर भावुकता, या अगर आप कहें कि उनमें अगर व्यक्तित्व में एक प्रकार से ममता, इस प्रकार की अगर गुण है तो हम कहते हैं ये महिलाओं का गुण है। तो जेंडर समाज और संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है, और इसी कारण भारत में लिंगानुपात भी जो है विषम है। यह विषम दो रूपों में दिखता है, राज्यवार। जैसे उत्तर और दक्षिण के राज्यों में आपको विषम लिंगानुपात दिखेगा, अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों में आपको लिंगानुपात बेहतर दिखेगा। एक तरफ पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं, वहां पर लिंगानुपात बेहतर है, जहां पर अनुसूचित जनजातियों की बहुलता है। दक्षिण के राज्य, जैसे हम कहते हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सब में लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात के औसत से कहीं अधिक है। जैसे हम बात करें केरल की तो उसमें 1000 से अधिक है। दक्षिण के अधिकांश राज्य 950 से 990, 95 की रेंज में है, यानी वहां पर लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात के मुताबिक ठीक है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर के राज्य। तो भारत में विषम लिंगानुपात क्यों है? यह समाज और संस्कृति की भूमिका है। जैसे आप देखोगे जो उत्तर भारतीय राज्य है, जहां पैट्रियार्की है, जहां पर अगर आप देखेंगे पितृ प्रधान संस्कृति है, वहां महिलाओं की स्थिति निम्न है। तो अब आपको तुरंत विषम लिंगानुपात के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बता देने हैं। क्या कारक बताएंगे? तो पहला कारक इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, 4-5 पॉइंट इसमें आप बता दें। सांस्कृतिक कारक, पहला तो आप कह सकते हैं कि पितृ प्रधान या पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल सामाजिक सांस्कृतिक संरचना। दूसरा, पुत्र की चाह, डिजायर ऑफ मेल चाइल्ड। जैसे हमारे धर्म में, संस्कृति में क्या कहा गया कि पुत्र अगर मुखाग्नि दे तो तर्पण मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भी हर परिवार में पुत्री की तुलना में पुत्र की चाह अधिक है। तो पहला पितृ प्रधान संस्कृति के कारण। पितृसत्ता समझते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित निर्णय का लेने का अधिकार किसी पुरुष मेंबर को, चाहे वह पुत्र हो, पति हो, बेटा हो या भाई हो। तो ये दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं, पुत्र की चाह। तीसरा आप कह सकते हैं दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण भी हम
पुत्रियों को अधिक तरजीह नहीं देते। कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ा कारण है कि गर्भावस्था के दौरान ही गर्भ में पल रहे बच्चे का भ्रूण का लिंग पता करके और अगर कन्या शिशु है तो उसकी हत्या की जाना, इसके कारण भी अगर आप देखें तो भारत में लिंगानुपात प्रतिसंतुलित है। और भी अगर आप कहें तो संयुक्त परिवार व्यवस्था में पुरुषों की प्रधानता रही है, इस कारण भी अगर आप देखें। इसके अलावा आप कह सकते हैं कृषि प्रधान आर्थिक संरचना, पुरुषों पर महिलाओं की निर्भरता। जैसे मान लो कृषि कार्य में अधिकतर मशीनीकरण के द्वारा अब कृषि कार्य हो रहा है, परंतु हमारे यहाँ सीमांत कृषकों की संख्या अधिक है। तो कृषि में अगर आपको मशीनीकरण या मशीनों का प्रयोग अधिक हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पुरुष लोग ज्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए। महिलाएं हर चीज में पुरुषों पर निर्भर है। इन सब सामाजिक सांस्कृतिक कारण से भारत में महिलाओं को लेकर तमाम प्रकार की सामाजिक समस्या है और इसी का प्रतिफल आपको लिंगानुपात असंतुलित के रूप में दिखता है। अब देखो ऐसे उत्तर में कुछ फैक्ट एंड फिगर कोट करेंगे आप, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में लिंगानुपात कितना है तथ्य से बताएंगे। जैसे भारत के कुछ अच्छे राज्य जहां पर अधिक लिंगानुपात है, जैसे आप केरल को कोट करेंगे, पुदुचेरी को कोट करेंगे, तमिलनाडु, आंध्रा, कुछ तथ्य आप देंगे तो उत्तर और आपका बेहतर दिखेगा। अब लास्ट में आप निष्कर्ष में देंगे कि क्या लिंगानुपात जो है असंतुलित क्या और होता जा रहा है? नहीं, 2001 की जनगणना में लिंगानुपात जो था उससे बेहतर 2011 में रहा। जैसे 2001 में 933 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं 933 थी, 2011 में 940। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 राउंड की गिनती की रिपोर्ट आ चुकी है जो 2019 से 21 के मध्य संपन्न हुई। उसमें ऐसा अनुमान है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है, जो एक अच्छा संकेत है। तो ऐसा भी नहीं है कि लिंगानुपात विषम ही रहेगा। विगत वर्षों में सरकार के द्वारा लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम या महिलाओं को समर्पित बहुत सारी विकास प्रेरित नीतियों के कारण अब स्थिति पहले की तुलना में बहुत बदली है और हम कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे यहाँ भी लिंगानुपात संतुलित होगा। और इतना कह के आप अपने उत्तर को विराम देंगे तो मैं समझ सकता हूं कि आप जो है इस प्रकार उत्तर लेखन शैली को आप अपने व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि इस परीक्षा की मांग को समझते हुए आपको उत्तर लिखना है। और समाजशास्त्र का उत्तर जो भी लिखेंगे उसमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होने चाहिए, समाजशास्त्रीय तथ्य, अवधारणाएं, सिद्धांत, ये सब होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जब हम लोग कक्षा में मिलेंगे तो और डिटेल जो है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में या 3 जनवरी से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है वैकल्पिक विषय का, जो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा और 6 महीने में पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे। ये 2023 और 24 को टारगेटेड बैच है जिसमें सोशियोलॉजी ऑप्शनल की कक्षा आपको संपूर्ण कराई जाएगी। यह विशुद्ध हिंदी माध्यम का बैच होगा और इसमें हम जो भी आपको टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड मटेरियल प्लस डाउट सेशन, ये सब कुछ इसमें प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आंसर राइटिंग संबंधित क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में थोड़ी समझ आपकी विकसित हुई होगी। जब हम लोग कक्षा में मिलेंगे तो इस आंसर लेखन शैली से संबंधित अन्य पहलुओं की चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।